अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमें पता है हमने सेकंड ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर जो है रेस्पिरेशन वाला वो उठाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमने किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा किया था, एल्वोलाई तक पहुंच गए थे। उसके बाद लंग्स भी डिस्कस कर लिए। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या हालांकि ये बुक्स में है, काफी बुक्स में ये सबसे पहला टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हम इसको अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। रेस्पिरेटरी सरफेस का पता होगा तो उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज, जो 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको याद करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। याद करने के हवाले से ये टॉपिक बहुत ईजी है, हालांकि समझने के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस देखो, याद रखना, वो एग्जैक्ट जगह है, वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है जहां से गैसेस का तबादला हो रहा है, जहां से गैसेस एक्सचेंज कर रही है, एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर, उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बंद कमरा है, क्या है, मैं कहता हूं एक बंद कमरा है। अब इस बंद कमरे में अगर मैं इस स्ट्रक्चर में इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर में, इस कमरे में ना तो क्या गैस अंदर जा सकती, ना कोई गैस बाहर आ सकती, क्योंकि हर तरफ से बंद है। लेकिन अगर मैं इसके एक साइड पे छोटी सी खिड़की बना देता हूं, क्या बना देता हूं, खिड़की बना देता हूं, तो अब क्या होगा कि इस खिड़की के थ्रू हमारे पास गैसेस अंदर भी आ रही हैं और अंदर वाली गैसेस बाहर भी जा सकती है। ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सारा कमरा हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है या ये खिड़की हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। एक्चुअली गैसेस जो है वो कहां से एक्सचेंज हो रही है, वो हो रही है इस खिड़की से। किससे हो रही है, इस खिड़की से, कमरे की खिड़की से एक्चुअली हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो रही है। सो वो खिड़की जो है, वो जो स्पेसिफिक जगह है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही है, दैट विल बी द रेस्पिरेटरी सरफेस। वो क्या होगा, हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। हमारे जो जितने भी जानदार है, जो भी जिंदा जानदार हैं और वो सांस ले रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। अगर हम आबी मखलूक की बात करें, एक्वेटिक लाइफ की बात करें, मछलियों वगैरह की बात करें, तो उनमें भी रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, हमारे पास गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स, गुलफड़ले जिसे बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी जानदारों में देखें तो उनमें लंग्स की फॉर्म में कोई ना कोई, मतलब लंग्स की तरह का कोई ना कोई स्ट्रक्चर उनके पास होगा, जिनके पास, जिसमें क्या होगे, रेस्पिरेशन होगी। अब ब्रॉड लेवल पे तो ये कहा जाता है कि जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो हमारे पास रेस्पिरेशन करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग्स नहीं, लंग्स के अंदर जो हमारे पास एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर है जहां से बॉडी और एनवायरनमेंट के दौरान गैसेस का तबादला होता है। गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली एल्वोलाई के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एल्वोलाई। सो जो हमारे अंदर, हम क्योंकि ह्यूमन पे क्या फोकस करेंगे, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो है एल्वोलस। वो क्या है हमारे पास, एल्वोलस। तो इस हवाले से अगर मैं रेस्पिरेटरी सरफेस को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, क्या करूंगा, अगर थोड़ा डिफाइन करूं, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जैक्ट वो सरफेस होगी जहां पे इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड या बॉडी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। मतलब इन्वायरमेंट बाहर से और बॉडी के अंदर, या वो वाली सरफेस जहां से बॉडी वाली गैसेस उस इन्वायरमेंट में जा रही है और इन्वायरमेंट वाली गैसेस बॉडी फ्लूइड में आ रही हैं, उस सरफेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। और वो रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे अंदर क्या है, एल्वोलस। क्या है हमारे अंदर, एल्वोलस। अगर ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, इसको एल्वोलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वोलाई। वो जो अंगूर के गुच्छे की तरह के छोटे छोटे हमारे पास स्ट्रक्चर थे, एक्चुअली वो वाले स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अब उस रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन चीजों को हमने वन बाय वन समझना है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं तो बड़ी सिंपल सिंपल सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं वो बुक वाली बातें बताऊं तो इसमें कितना ही टाइम लगता है। कि देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की होगी वो होगी परमिएबल। क्या है, परमिएबल। दूसरी प्रॉपर्टीज उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए मॉइस्ट, वेट, नमदार होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थिन होना चाहिए, पतली होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड ब्लड सप्लाई हो। क्या हो, गुड ब्लड सप्लाई। अगली प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो उसके लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। अब याद करने में ये मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने में इसका ध्यान से समझना।
लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म हो, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म्स हूं। अब ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए। क्या क्या? एक परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है कि भाई वो गैसेस को अलाउ भी करे ना, उससे गैसेस एक्सचेंज भी हो सकते हैं। आप बिलफर्ज पॉलीथीन की शीट कहीं पे लटका दो और कहीं से गैस नहीं आ रही, तो क्योंकि वो परमिएबल नहीं है, उसके लिए आपको कोई जाली लगानी चाहिए खिड़की के अंदर। क्यों जाली लगेगी तो उसके बाद अब वो जाली जो है वो गैसेस के लिए परमिएबल है, सो गैसेस अंदर और बाहर आ सकती है। तो एक परमिएबल होनी चाहिए। दूसरी मॉइस्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर थिन, पतली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कोई चीज मोटी होगी उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मुश्किल हो जाती है। अब इसको अगर एल्वोलाई के लिहाज से देखेंगे तो ये भी बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, थिन वाला। फिर ब्लड सप्लाई, क्योंकि हमने लाजमी बात है अगर अपनी बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास CO2 है वो ब्लड में होता है और O2 इन्वायरमेंट में होता है। फिर O2 ने ब्लड में जाना होता है और CO2 ने इन्वायरमेंट में आना होता है। तो इन बीच, इसके बीच क्या आ रहा है? असल में ब्लड आ रहा है। तो ब्लड की सप्लाई ठीक होगी तो वो सारा काम होगा। लार्ज सरफेस एरिया, देखो छोटी खिड़की होगी, थोड़े से हमारे पास गैसेस की एक्सचेंज होगी, बड़ी खिड़की होगी तो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं। तो वो लार्ज सरफेस एरिया के हवाले से याद रखो ये। और आखिरी क्या? वेंटिलेशन मैकेनिज्म, मतलब हवा आनी भी चाहिए। ना हो कि तुम खिड़की बना दो और खिड़की के बाहर हवा ही ना हो, कोई और दीवार हो, तो उस खिड़की का तो फायदा भी नहीं है क्योंकि आगे हवा ही नहीं आ रही। तो वेंटिलेशन मैकेनिज्म जो है वो आप लोगों का सही होना चाहिए, हवादार होना चाहिए कि बाहर से और अंदर से हवा की जो ट्रांसपोर्ट है, वो जो हवा के एक्सचेंज है, वो जो एयर एक्सचेंज है, वो गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म में हो, आगे भी हवा हो और यहां से मतलब उनके बीच में कोई रुकावट ना हो। ये तो मैंने सरसरी बता दी है कि हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज है जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन इन 6 प्रॉपर्टीज से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एल्वुलस के स्ट्रक्चर को। फिर देखेंगे कि कुदरत ने किस तरीके से हमारे एल्वुलस को बनाया है और ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे उसमें फुलफिल हो रही है और इन सारी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। तो बहुत ही गौर से सुनना। एल्वुलस का स्ट्रक्चर सेकंड ईयर का पार्ट नहीं है, मैं अभी से बता रहा हूं। एल्वुलस का स्ट्रक्चर सिर्फ तुम लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए कि उस जो छोटा सा वो हमारे पास अंगूर के गुच्छे में जो एक दाना है ना, हमने उस दाने को उठाना है और उसको थोड़ा सा समझना है। वो चीज समझ आ गई तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये तुम्हें बड़े मजे की लगने वाली है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस को समझना है। किसको समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस। फिर से बता रहा हूं, समझाने की खातिर बता रहा हूं। अभी 10-15 मिनट अपने जाया कर लो, आगे बहुत काम आने वाले हैं। एल्वुलस स्ट्रक्चर, एल्वुलस स्ट्रक्चर। एल्वुलस क्या है? जो हमारे पास एग्जैक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वुलस है, जिसकी जमा क्या है? एल्वोलाई है। ठीक हो गया? तो हम जो भी फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स लेक्चर साथ साथ, तो उनको पता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया। हमने नेजल कैविटी से शुरू होके लंग्स पे खत्म हो गए, सब कुछ वो कर लिया कि अंदर से कैसा होता है। फिर भी एल्वुलस का स्ट्रक्चर वहां पे जस्ट टच किया था। या आप डिटेल से समझेंगे कि एल्वुलस का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। सो यहां से शुरू करते हैं एल्वुलस का स्ट्रक्चर और उसको समझेंगे, उसके साथ फिर ये प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या है? एल्वुलर डक्ट से लेते हैं। ठीक है? एल्वुलर डक्ट वो नाली है जिसके आगे वो सैक लगा था, वो गुच्छा लगा होता है, वो एक गुब्बारा सा जो लगा होता है। तो उस नाली के आगे, उस पाइप के आगे वो गुब्बारे लगे होते हैं। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, काफी सारे लगे होंगे। मैं इसको 3 की फॉर्म में बना लेता हूं। किन के फॉर्म में? ये 3 डिफरेंट है। ठीक है? ये अलग से सैक है, ये अलग से सैक है, ये अलग से सैक है। ठीक हो गया? अब अगर हम ये बात करें तो ये एल्वुलर डक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया एल्वुलस हो गया। वो क्या हो गया? एल्वुलस हो गया। अब ये जो एल्वुलस है, अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि नेजल कैविटी जब शुरू होती है तो वहां पे सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके आगे सीलिया लगा होता है, सीलिएटेड होते हैं। वो जो सीलिया, सीन के अंदर हमारे सीलिया भी होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, वो सारा सीन। तो मैम ने कहा था कि वो घटते 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 जब एल्वुलर डक्ट पे पहुंचते हैं तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। यहाँ पे बिलफर्ज है, ये हमारे पास क्या है? एल्वुलर डक्ट है। इसके बाद में हम नाम मेंशन कर देंगे। इसके अंदर वाले सरफेस पे वो सेल्स जो कि पहले क्या थे? पहले इस फॉर्म में थे ना, इस फॉर्म में थे, इस तरह के सेल्स थे और इसके ऊपर सीलिया लगे हुए थे जो ऐसा ऐसा ऐसे कम हो रहे थे। ठीक हो गया? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। वो कम होते होते जब एल्वुलर डक्ट पे पहुंचते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? इस तरह के फॉर्म में आ जाते हैं, चपटे होना शुरू हो जाते हैं और छोटे होना, साइज में छोटे होना शुरू हो जाते हैं, दोनों साइड पे बनाते हैं।
किस पे बनाते हैं, दोनों साइड पे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये बिलफर्जियन के अंदर न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस को भी डॉटेड फॉर्म में बना देता हूं। ये दोनों साइड पे इस तरह के हमारे पास क्या होंगे, सेल्स होंगे। इन सेल्स का नाम क्या है, इन सेल्स का नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सेल्स का नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जब एल्वोलाई के अंदर आ जाता है, तो एल्वोलाई के अंदर ये दो तरह के सेल्स होते हैं। जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो एल्वोलस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो दो तरह के सेल्स है, याद रखना। एक को हम बोलते हैं निमोसाइट्स, क्या बोलते हैं, निमोसाइट्स टाइप 1, टाइप 1 रोमन वाला 1, ठीक होगा। एक टाइप के सेल्स का है निमोसाइट्स टाइप 1। नीमो को याद रखें, निमोनिया से भी देखो, निमोनिया भी हमारे फेफड़ों की तो बीमारी है। तो नीमो असल में हमारे पास जो फेफड़े के सेल्स होते हैं, जो लंग्स के सेल्स होते हैं, और एक्चुअली भी जो एल्वोलाई के सेल्स होते हैं। निमोसाइट्स टाइप 1 एक टाइप के, दूसरे टाइप के होते हैं निमोसाइट्स, क्या होते हैं, निमोसाइट्स टाइप 2, ठीक होगा। मुश्किल नाम नहीं है, दो तरह के सेल्स होते हैं, अभी वहां पे डिस्कस करेंगे। एक निमोसाइट्स टाइप 1, एक निमोसाइट्स टाइप 2। जो निमोसाइट्स टाइप 1 है उसको समझो। निमोसाइट्स टाइप 1 जो है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड क्या, लंबे बनेंगे। अब एक सेल है, वो सेल मतलब यहां से शुरू हो गया ऐसे, इसको मैं बना देता हूं, ये ऐसे इलोंगेटेड होंगे, बीच ऐसे ऐसे, इस तरह के सेल्स होंगे, ठीक हो गया। किस तरह के, लंबे लंबे से सेल्स होंगे। अब ये थोड़े चपटे थे, लेकिन यहां पे ये लंबे हो गए, क्या हो गए, लंबे हो गए। और फिर जो इनका न्यूक्लियस है, क्या है, जो इनका न्यूक्लियस है वो यहां पे रिजाइड करता है, कहां पे, बीच में। और जितने भी इस सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या इसके बाकी जितने भी साइटोस्केलेटन जो भी है, लेकिन वो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इसी न्यूक्लियस के गिर्द क्लस्टर होते हैं, इसी न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, जमा हुए होते हैं। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि ये हमारे पास देखो, ये क्या है, ये हमारे पास निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स हैं, वही हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स ही है, लेकिन ये थोड़े से लंबे हो गए। और उनके जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो न्यूक्लियस वगैरह, वो सेंटर में यहाँ पे जमा हो गया। तो यहां पर भी क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो यहीं से होंगी ना, ये गैसेस आ रही है और ये आगे ब्लड सप्लाई होगी, ये सेल्स हो गए, ये क्या हो गए, सेल्स। तो एक तरह के सेल्स ही हैं ये, पूरे इस एल्वोलस में ऐसे बने होंगे। इसको मैं अगर ब्लू से बना रहा हूं तो ब्लू से बना लेते हैं, ऐसे इलोंगेटेड होंगे, याद रखना क्या होंगे, इलोंगेटेड, बीच में न्यूक्लियस और बाकी चीजें। फिर इस तरह के ऐसे इलोंगेटेड होंगे, बीच में न्यूक्लियस और ये बाकी चीजें, सही हो गया। यही वाले सेल्स जो है वो इलोंगेटेड फॉर्म में चले जाते हैं। तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स। क्या है, निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स, जहां से एक्चुअली आप लोगों की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है। ये हो गया। उसके बाद ये जितने भी एल्वोलाई हैं, क्या है, ये जितने भी एल्वोलाई हैं, इन एल्वोलाई को गिर्द आपकी ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड क्या होगी, ब्लड की सप्लाई होगी। जैसे ये ब्लड वेसल्स, कौन से, कैपिलरीज, वो भी इन्हीं सेल्स के गिर्द, हर सेल, हर एल्वोलाई के गिर्द जो है ना, आपका प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड कैपिलरीज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज भी इसके इर्द गिर्द होती हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, एल्वोलस, या एल्वोलस की वॉल है, जिसके बाहर की तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। अंदर कौन से वाले सेल्स हैं, जो कि इस एल्वोलस का वॉल बना रहे हैं, इसकी दीवार बना रहे हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टाइप 1। ये निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स जो हैं, जो कि इलोंगेटेड होंगे और उनका न्यूक्लियस बीच में होगा। बाकी जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी इसी न्यूक्लियस के गिर्द क्लस्टर हुए होते हैं, ताकि यहां पे फिर गैसेस जो है वो इजीली एक्सचेंज हो जाए। पहले स्ट्रक्चर को समझो, फंक्शन अभी समझ लेंगे। तो ये क्या है कि सारों के गिर क्या है, ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर है। क्या है हमारे पास, ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर है। और ये अगर मैं टाइप 2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, टाइप 2, निमोसाइट्स टाइप 2। तो वो निमोसाइट्स टाइप 2 आपको जगह जगह क्यूब्स की फॉर्म में ऐसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्यूब्स की फॉर्म में आपको ऐसे जगह जगह पे टाइप 2 सेल्स मिलेंगे। अभी इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अभी सिर्फ समझो, ठीक है। जगह जगह पे आपको इस तरह के क्यूबॉइडल, ये क्या थे, इलोंगेटेड थे। ये क्या थे हमारे पास, इलोंगेटेड थे, थोड़े लंबे लंबे थे। ये साइज में इनसे छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे। और एक क्या है, क्यूबॉइडल है,
क्यूब की फॉर्म में आपको मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। ये जगह जगह पे यहां पे लगे होते हैं। इसके अलावा ये जो इसका इंटरनल सरफेस है ना, ये वाली जगह, इसको ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो ये एल्वुलर ल्यूमन हो गया, या एल्वुलर वॉल हो गई। उसके बाहर ये ब्लड कैपिलरीज सप्लाई हो गया ब्लड का। और अंदर कौन से सेल्स हैं? दो टाइप्स के सेल्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हमारे पास थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, टाइप 2 जो है वो क्यूबॉइडल होते हैं, और जगह जगह पे ऐसी ल्यूमिनर सरफेस पे, ये मतलब ल्यूमन की तरफ जो सरफेस है, ये ल्यूमन है, ये आउटर सरफेस है, तो ये ल्यूमन की तरफ जो सरफेस है उसके अंदर जगह जगह पे मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये बात समझ आ गई? अब इसको अगर थोड़ा सा मजीद बना ले तो मतलब ये यहां से ये पूरा गुच्छा है, तो गुच्छे की फॉर्म में ऐसे हम बना लेते हैं कि ये बाकी भी इसी तरह के हमारे पास सेल्स हैं और उनके गिर्द भी ब्लड सप्लाई है पूरी। तो ये पूरा गुच्छा है, उसमें थोड़े से गुच्छे को जो है हमने खोल दिया, थोड़े से गुच्छे को क्या कर दिया? हमने खोल दिया। तो अब क्या हुआ? निमोसाइट्स भी हमने कर लिए, टाइप 1 टाइप 2 वो से। अब इसके फंक्शंस देखो, क्या देखो? फंक्शंस देखो। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर निमोसाइट्स टाइप 1 की बात करते हैं तो निमोसाइट्स टाइप 1 में देखो, यहां से ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट थी। क्या थी हमारे पास? एल्वुलर डक्ट, वो नाली थी जिसको हमने थोड़ा सा खोल लिया। अब इसी एल्वुलर डक्ट में असल में हो क्या रहा है? इसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है। क्या हो रहा है? हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो आ रही है एल्वुलर डक्ट के थ्रू। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो इकट्ठी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है। इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे बना देता हूं कि ऑक्सीजन जो है वो इकट्ठी हो रही है इस एल्वुलस के अंदर। सही हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फ्यूज आउट होकर बाहर जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जाएगी बाहर की तरफ। तो बाहर क्या जा रही है? बाहर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और अंदर ऑक्सीजन आ रही है। तो अब देखो यहां पे ये वेंटिलेशन मैकेनिज्म ही तो हुआ ना, यहां पे मतलब ऑक्सीजन आ भी रही है प्रॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड जा भी रही है, हवादार है, तो वेंटिलेशन मैकेनिज्म तो उसका परफेक्ट हो गया। अभी हम देखेंगे आगे कि इसका क्या सीन है। यहां से गैसेस आ रही हैं और जा रही हैं, गैसेस यहां पे आके जमा हो रही हैं, यहां पे आके गैसेस क्या हो रही हैं? जमा हो रही हैं। तो जब ये जमा होती है तो याद रखना रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा मेम्ब्रेन्स और सेल्स की फॉर्म में है। ये क्या है? हमारे पास निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स हैं जो कि एपिथेलियम के जो स्क्वामस सेल्स हैं, तो इसकी भी मेम्ब्रेन होगी। फिर ये ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई क्या है? वेसल है, वेसल है, कैपिलरीज है, छोटी छोटी नालियां होंगी। लेकिन नालियां हैं तो मतलब उनके भी तो मेम्ब्रेन्स है ना। क्या हमारे पास है? मेम्ब्रेन्स है, तो इसके भी सेल मेम्ब्रेन्स है, इसके भी सेल मेम्ब्रेन्स है। तो एक्चुअली गैसेस को ना क्या होना है? इन गैसेस को जो ऑक्सीजन है उन्होंने यहां से निकल के ब्लड में इंटर होना है। तो उसके लिए उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। किस किस के मेम्ब्रेन को? एल्वुलाई के मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना होगा और ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने भी यही काम करना है। तो एक्चुअली जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ये वाली जगह है। कौन सी वाली? ये जो हमारे पास निमोसाइट्स टाइप 1 सेल्स हैं, ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं, इनका सेल मेम्ब्रेन और जो ब्लड वेसल्स के सेल मेम्ब्रेन है उनको क्रॉस करना होगा। वो एक्चुअली हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो अब उस रेस्पिरेटरी, अब इसमें क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो यहां पे इन गैसेस को अलाउ ही ना करें तो क्या होगा? उन गैसेस को क्या ना करें? अलाउ ही ना करें तो क्या होगा कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होगी ही नहीं। गैसेस एक्सचेंज क्या होगी? होगी ही नहीं। तो जब होगी ही नहीं तो हमारे पास ये सारे मैकेनिज्म का फायदा क्या? जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहे तो पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस में? इस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए परमिएबल, कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो आपके गैसियस परमिएबल हो। क्या हो? परमिएबल। तो ये चीज समझ आ गई। सबसे पहले इसको ये परमिएबल है, बिलफर्ज ये हमारे पास है परमिएबल। क्या है हमारे पास? परमिएबल है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें वाटरी सरफेस होना चाहिए, नमदार होना चाहिए, वेट होना चाहिए। क्यों भाई? गैसेस आ रही है जा रही है, कोई भी गैस है, कोई भी डब्बे से, या हवा है खिड़की से आ रही है और जा रही है, तो इसके लिए कमरे का गीला होना क्यों जरूरी है, या उस खिड़की का गीला होना क्यों जरूरी है? हालांकि सिंपल पढ़ा दिया जाता है कि मॉइस्ट है। इसकी भी एक रीजन है। क्या है हमारे पास? इसकी भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि याद रखना जो गैसेस हैं वो गैस की फॉर्म में मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते।
किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में वो गैसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते, उनको मस्ट पहले डिसॉल्व होना होगा पानी में, एक्वस मीडियम में बनना पड़ेगा। मतलब अगर CO2 गैस है तो ये CO2 गैस नहीं जा सकती ऐसे, इसको मस्ट कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जब वो उसमें कन्वर्ट हो गए उसके बाद वो उस सरफेस को क्रॉस कर सकती है। तो ये CO2 है या जो O2 है, इसको आगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि इन ऑक्सीजन हो चाहे वो हमारे पास क्या हो, CO2 हो, अगर इनको इस सरफेस को क्रॉस करना है तो इनको डिसॉल्व्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। किस फॉर्म में? डिसॉल्व्ड इन वाटर या फिर एक्वस मीडियम बनना पड़ेगा। मतलब वहां के लिए वाटर जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर जरूरी हो जाता है। तो वाटर जरूरी है, अगर इस गैस को एक्सचेंज होना है तो वाटर जरूरी है। और वाटर जरूरी का मतलब क्या है कि इस सरफेस को मॉइस्ट होना जरूरी है, इस सरफेस को वेट होना जरूरी है। जब तक यहाँ पे पानी अवेलेबल है, ये गीला होगा तो ही एक्सचेंज हो सकती है। अगर पानी अवेलेबल नहीं है, ये वेट नहीं है, तो CO2 हो, O2 हो, कोई भी गैस हो, वो गैसियस फॉर्म में एक्सचेंज नहीं कर सकती। उनको सबसे पहले डिसॉल्व होना पड़ेगा, उसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होना पड़ेगा, सॉल्युबल होना पड़ेगा। वो डिसॉल्व होंगे तो उसके बाद वो इस सरफेस को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस। तो ये सरफेस परमिएबल है, लेकिन डिसॉल्व गैसेस के लिए, किसके लिए? डिसॉल्व गैसेस के लिए। इसी वजह से सबसे जो दूसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मॉइस्ट है, कि सरफेस का क्या होना जरूरी है? मॉइस्ट होना जरूरी है। नमी का मतलब नमदार होना जरूरी है, वेट होना जरूरी है। ठीक हो गया? तीसरी बात,